नमस्कार दोस्तों अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ओबीसी क्रीमी लेयर है उसको लेकर के अभी हाल ही में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो क्रीमी लेयर है उसे डिसाइड कर दिया गया है कि क्रीमी लेयर में व्यक्ति को कब रखा जाएगा कब नहीं रखा जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में ये जो मामला गया है उस मामले में हुआ क्या है कि जो यूपीएससी कैंडिडेट्स हैं उन्हें उनकी माता पिता की सिर्फ आय के आधार पर ही उन्हें उसमें डाल दिया है, क्रीमी लेयर में डाल दिया है, जबकि उनके द्वारा दावा किया गया था और उनके द्वारा अच्छी तरीके से यूपीएससी एग्जाम्स को क्लियर करके एक रैंक भी तय की थी। उसके बावजूद उन्हें जो है ये इसमें क्रीमी लेयर में डाल करके उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया था। तो इस पर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक विस्तृत फैसला सुनाया है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और इसके साथ हम ये भी समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या नए जो मानदंड है वो तय किए हैं, जिनके आधार पर अब ओबीसी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को डिसाइड किया जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी श्रेणी के तहत क्रीमी लेयर का दर्जा केवल माता पिता की आय के आधार पर तय नहीं किया जा सकता है और न्यायालय के अनुसार आरक्षण की पात्रता के लिए माता पिता द्वारा अपने संगठनों में धारित पदों और उनकी स्थिति यानी स्टेटस को ध्यान में रखना अनिवार्य है। और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने भारत सरकार द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हुए कई यूपीएससी उम्मीदवारों को बड़ी राहत प्रदान की है। यानी न्यायालय के द्वारा एक चीज़ क्लियर कर दी गई है कि जब भी आरक्षण के लिए पात्रता डिसाइड की जाएगी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ माता पिता की आय को ही ध्यान में नहीं रखा जाएगा। उनके जो संगठनों में जिन संगठनों में वो लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, उनके जो पद हैं, उनकी स्थिति है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। एंड इसके अलावा इन उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था, क्योंकि उन्हें गलत तरीके से क्रीमी लेयर में शामिल किया गया था। न्यायालय ने माना कि अधिकारियों ने उम्मीदवारों को गैर क्रीमी लेयर यानी नॉन क्रीमी लेयर से बाहर रखने के लिए आय और संपत्ति आधारित जो परीक्षण है उसे गलत तरीके से लागू किया था और अधिकारियों ने यह निर्धारित करने के लिए स्थिति आधारित जो स्टेटस बेस्ड जो मानदंड है उनको लागू करना चाहिए था और उम्मीदवार क्रीमी लेयर में आता है या नहीं इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए। और न्यायमूर्ति महादेवन के द्वारा लिखित फैसले में कहा गया है कि किसी उम्मीदवार की स्थिति का निर्धारण केवल आय के आधार पर करना कानूनी दृष्टि से अस्थिर है। यानी जो न्यायमूर्ति हैं महादेवन, उनके द्वारा एक चीज़ क्लियर कर दी गई थी कि जब भी किसी उम्मीदवार की जो उसकी बैकग्राउंड है, उसकी स्थिति है, वो क्रीमी लेयर में आएगा या नहीं आएगा, इस चीज़ को तय करने के लिए सिर्फ उसकी आय को ही लेना ये कानूनी रूप से अस्थिर है। पहले से ही काफ़ी जो नियम और मानदंड बने हुए हैं उनके आधार पर सिर्फ और सिर्फ आय को ही यहाँ पर इसमें काउंट नहीं किया जा सकता है। और इसके अलावा मामले की पृष्ठभूमि और विवाद के कारण की बात करें तो यह विवाद तब शुरू हुआ है जब कई यूपीएससी उम्मीदवारों ने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा किया था, लेकिन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी ने उन्हें उच्च आय वर्ग का मान करके उन्हें अपात्र घोषित कर दिया था। यानी जब इन्होंने यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया तो जो डीओपीटी है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण संस्थान जो विभाग, उसके द्वारा डीओपीटी के द्वारा इन्हें उच्च आय वर्ग मान करके कि इनकी आय ज़्यादा है, इन्हें आरक्षण नहीं दिया जा सकता है और उस आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। और इसके अलावा डीओपीटी ने उन उम्मीदवारों के माता पिता की आय को आधार बनाया जाता और जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी पीएसयू है और बैंक है, समान संगठन है, उनमें लगे हुए थे तो उस चीज़ को उस पर ध्यान नहीं दिया, उनकी आय को इसमें काउंट किया था। सरकार ने 14 अक्टूबर 2004 के एक स्पष्टीकरण पत्र का सहारा लिया जिसमें कहा गया था कि यहाँ पीएसयू और सरकारी पदों के बीच समानता यानी जो इक्विवेलेंस है वह तय नहीं है और यहाँ पर वेतन आय पर अलग से विचार किया जा सकता है। यानी सरकार के द्वारा जब इनकी क्रीमी लेयर में आएंगे या नहीं आएंगे इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए एक स्पष्टीकरण पत्र का सहारा लिया जो 14 अक्टूबर सन 2004 का था और इस पर इसका सहारा लेते हुए सरकार के द्वारा सिर्फ और सिर्फ जो आय वेतन है उसको ही उस पर ही विचार किया और उसके आधार पर ही उन्हें जो क्रीमी लेयर है उसमें रख दिया और इसके आधार पर उन्हें
अयोग्य घोषित कर दिया। और इस आधार पर जिन उम्मीदवारों को माता पिता की आय निर्धारित सीमा से अधिक थी उन्हें ओबीसी आरक्षण से बाहर कर दिया। यानी इसी आधार पर उनकी आय देख करके कि इनकी आय ज़्यादा है और उस आधार पर ही उन्हें ओबीसी आरक्षण सीमा से बाहर कर दिया। उम्मीदवारों ने इस फैसले को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मद्रास और दिल्ली केरल उच्च न्यायालयों में चुनौती दी, जहां पर फैसला भी उन्हीं के पक्ष में आया। यानी जिन जिन उम्मीदवारों ने इस पूरे के पूरे फैसले को, केंद्र सरकार का जो फैसला था उस फैसले को जो है चुनौती दी, तो यहाँ पर जितने भी इनके द्वारा न्यायाधिकरण या दिल्ली हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट, जहाँ पर भी इनके द्वारा इन्हें जहाँ पर भी इनके द्वारा चुनौती दी गई, तो वहाँ पर फैसला जो है उम्मीदवारों के पक्ष में आया। और केंद्र सरकार ने इन उच्च न्यायालयों के आदेशों के खिलाफ जो है सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की। यानी इन सभी फैसलों के खिलाफ जाकर के जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा उच्च न्यायालय में जाकर के इन सभी फैसलों के खिलाफ अपील दायर की और उसके बाद उच्च न्यायालय के द्वारा इस पर फैसला सुनाया गया। अब 1993 के कार्यालय ज्ञापन यानी ओएम है, जो ऑफिस मेमोरेंडम है, उसके प्रावधान और महत्ता की बात करें तो 1993 का कार्यालय ज्ञापन ऐतिहासिक इंद्रसानी फैसले के बाद तैयार किया गया था, जिसका उद्देश्य सामाजिक रूप से उन्नत वर्गों को आरक्षण के लाभ से बाहर रखना था। इसमें प्रावधान किया गया था कि क्रीमिलेयर का निर्धारण मुख्य रूप से माता पिता के पदों की स्थिति यानी स्टेटस के आधार पर किया जाएगा, जैसे कि ग्रुप ए या ग्रुप बी के जो अधिकारी हैं उस आधार पर किया जाएगा कि उसे क्रीमी लेयर में रखना है कि नॉन क्रीमी लेयर में रखना है। इंद्रासानी केस में ये चीज़ तय हो गई थी। और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में, इसके अलावा बैंकों, निजी क्षेत्र के जो तुलनीय पदों पर आसीन व्यक्तियों के बच्चों को भी इसी दायरे में रखा जाएगा, बशर्ते सरकारी पदों के साथ उनकी समानता निर्धारित की गई हो। यानी मेमोरेंडम जो ऑफिस मेमोरेंडम है उसमें इस तरीके से पूरी तरीके से मानदंड तय कर दिए गए थे। और नीति में एक आय ऑब्लिक संपत्ति परीक्षण श्रेणी 6 भी शामिल किया गया था, जो केवल उन मामलों के लिए था जहां पर सामाजिक स्थिति वाले मानदंड जो है लागू नहीं होते हैं। और महत्वपूर्ण रूप से 1993 की नीति में स्पष्ट था कि आय परीक्षण के दौरान वेतन और कृषि भूमि से प्राप्त आय को अन्य स्रोतों की आय के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है टिप्पणी की कि 1993 के जो ओएम की स्पष्ट भाषा के अनुसार भी बहिष्करण तय करते समय कि जो वेतन है और कृषि आय है उसको जानबूझकर सामान्य कोष से बाहर रखा गया है। यानी यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की द्वारा टिप्पणी की गई थी उस दौरान की 1993 का जो ओएम था उसमें बहिष्करण तय की करते समय जो है कृषि और जो वेतन है, कृषि का वेतन खासतौर पर जो वेतन आय है उन सभी को जानबूझकर सामान्य जो कोष है उससे बाहर रखा गया था। तो इस प्रकार से मानदंड तय किए गए थे। एंड इसके अलावा साल 2004 के स्पष्टीकरण पत्र पर न्यायालय की टिप्पणी की बात करें तो साल 2004 के स्पष्टीकरण पत्र के अनुच्छेद 9 में कहा गया था कि यदि पीएसयू या बैंकों के पदों की सरकारी पदों के साथ समानता निर्धारित नहीं है जो आय परीक्षण लागू हो, यानी पीएसयू में जो पद हैं वो और जो सरकारी पद हैं उनके बीच जो है ऐसा नहीं है कि वो समान हो, उनके बीच जो समानता पूरी तरीके से लागू नहीं होती, खासतौर पर आय परीक्षण के आधार पर। और इस परीक्षण के तहत माता पिता की वेतन आय और इसके अलावा अन्य स्रोतों की आय का अलग अलग आकलन किया जाना चाहिए था। और 2.5 लाख यानी तत्कालीन सीमा से अधिक होने पर उम्मीदवार को क्रीमी लेयर माना जाता था। यानी उस दौरान क्या था कि 2.5 लाख से अधिक अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय वो ज़्यादा रहती थी तो उसे क्रीमी लेयर में रख दिया जाता था। और न्यायालय ने 2004 के इस दृष्टिकोण में गंभीर खामी पाई और कहा कि पदों की श्रेणियों के संदर्भ में बिना केवल आय वर्ग के क्रीमी लेयर तक तय करना जो है कानून रूप से गलत है। यानी जब तक उसके पदों को चेक न किया जाए कि वो किस पद पर है, पीएसयू में कार्यरत है या सरकारी सेवा में कार्यरत है, फिर उसका ग्रेड कौन सा है, ग्रेड ए है, बी है, सी, डी है, उस आधार पर उसकी आय क्या है, इन सब चीज़ों को देखने के बजाय सिर्फ और सिर्फ उसकी आय को देख करके ही, आय को चेक करके ही उसे जो क्रीमी लेयर में घोषित कर देना ये गलत है। और ये जो घोषणा पत्र था साल 2004 का स्पष्टीकरण पत्र, उसे जो है गलत रूप से कानून सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कानून रूप से गलत बताया। एंड इसके अलावा फैसले के अनुसार वेतन आय को इस तरह यंत्रवत रूप से एकत्रित नहीं किया जा सकता है जिसे इंदिरा साहनी मामले का संवैधानिक उद्देश्य विफल हो जाए।
यानी 2004 का जो स्पष्टीकरण पत्र था उसके हिसाब से सरकार जो काम कर रही है वो अगर चलेगा तो कहीं ना कहीं इंद्रासानी केस में जो फैसला दिया गया था उसका संवैधानिक जो उद्देश्य है वही पूरी तरीके से विफल होता हुआ नजर आएगा। और न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 14 अक्टूबर 2004 का स्पष्टीकरण पत्र मौजूदा जो कार्यकारी नीति है OM खासतौर पर 1993 का उसमें कोई महत्वपूर्ण ठोस बदलाव नहीं ला सकता है। यानी जिस प्रकार से साल 2004 का स्पष्टीकरण पत्र देखा गया है वो कहीं ना कहीं जो कार्यकारी नीति है ऑफिस मेमोरेंडम है जो इंदिरासानी केस के बाद बनाया गया था उसमें कोई जो बदलाव नहीं लाया जा सकता है, ऐसा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लियर कर दिया गया है। असमानता के अधिकार और भेदभाव पर न्यायालय के रुख की बात करें तो न्यायालय ने सरकार की व्याख्या से उत्पन्न असमान व्यवहार की जांच की और इसे अनुच्छेद 14 और इसके अलावा अनुच्छेद 16 का उल्लंघन माना। और ग्रुप सी और ग्रुप डी के सरकारी कर्मचारियों के बच्चे वेतन या वेतन वृद्धि के बावजूद जो है आरक्षण लाभ से वंचित नहीं होते हैं, लेकिन PSU कर्मचारियों के बच्चों को केवल वेतन अधिक होने पर जो है बाहर कर दिया गया है। यानी जिस प्रकार से सरकार के द्वारा किया गया था वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का उल्लंघन माना और सरकार के द्वारा बताया गया कि सरकारी जो कर्मचारी हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी के उनके बच्चों को वेतन जो वृद्धि होने के बावजूद आरक्षण के लाभ से बाहर नहीं किया जाता है, लेकिन PSU में जो कर्मचारी होते हैं उनका वेतन अधिक होने के आधार पर ही जो है उनके बच्चों को आरक्षण के लाभ से बाहर कर दिया जाता है। और न्यायालय ने इसे समान लोगों के साथ असमान व्यवहार और शत्रुतापूर्ण जो भेदभाव है हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन है वो करार दिया है पूरी तरीके से कि कहीं ना कहीं ये जो समानता का अधिकार है उसी का उल्लंघन कर रहा है। और क्रिमिनल को बाहर करने का उद्देश्य जो है सामाजिक रूप से उन्नत वर्गों को रोकना है, ना कि जो सामाजिक वर्ग के सदस्य हैं उनके बीच जो है कृत्रिम भेदभाव को पैदा करना। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लियर किया गया था कि क्रिमिनल को लाने का उद्देश्य था कि सामाजिक रूप से जो वर्ग उन्नत है और उनका पृष्ठभूमि बैकग्राउंड है पूरी तरीके से सही है सुदृढ़ है तो उनको जो है इस प्रकार से आरक्षण लेने से रोकना था। लेकिन इस प्रकार से जो सरकार कर रही है तो वो कहीं ना कहीं जो सामाजिक वर्गों के बीच एक कृत्रिम भेदभाव पैदा कर रही है। और निजी संस्थाओं और PSU के कर्मचारियों के साथ सरकारी कर्मचारियों से अलग व्यवहार करना जो समानता के सिद्धांत हैं उनके पूरी तरीके से खिलाफ है। यानी जिस प्रकार से जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है और PSU के जो कर्मचारी हैं उनके साथ सरकारी कर्मचारियों से अलग व्यवहार किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं समानता का जो सिद्धांत है उनको पूरी तरीके से उनके खिलाफ जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश और निर्देश की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की सभी अपीलों को खारिज कर दिया और उच्च न्यायालय के निर्णयों की पुष्टि की। अदालत ने निर्देश दिया कि विभाग उम्मीदवारों के दावों पर फिर से विचार करे और माता पिता के वेतन को शामिल किए बिना क्रीमी परीक्षण लागू ना करे। यानी इस पर जो है इस प्रकार की क्रीमी का परीक्षण जो है माता पिता की आय को जो है अभी जो किया गया था माता पिता की आय को लागू करके किया गया था, लेकिन अब जो लागू करेगा वो माता पिता की आय को लागू ना करे। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है निर्देश दिए गए और इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सरकार को 6 महीने की समय सीमा दी गई कि सरकार को 6 महीने के अंदर ऐसा करना है। और न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि प्रभावित उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए आवश्यक हो तो संसदीय समिति के समक्ष पूर्व में दिए गए संकेत के अनुसार अतिरिक्त पद सृजित किए जाएं। यानी अगर सरकार इसमें विफल रहती है तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पूर्व में संसदीय समिति के समक्ष निर्देश दिए गए थे संकेत दिए गए थे उस आधार पर सरकार जो है अतिरिक्त पद सृजित करे उसी श्रेणी के जिस श्रेणी में उन उम्मीदवारों को जो है सेवा मिलनी है पद पर नौकरी देनी है उसी आधार पर उसी हिसाब के पद सृजित करे, ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार से सरकार के द्वारा क्लियर कर दिया गया है कि अगर OBC का जो आरक्षण है और उसमें क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है तो उसे डिसाइड करने से पहले सरकार को ये चीज़ देखनी होगी कि उसके वेतन है जो आय है उसे हटा करके उसका जो बैकग्राउंड है और उसकी जो किस नौकरी पर है वो और वो नौकरी कैसी है सरकारी है या PSU में है और अगर सरकारी है तो उसकी ग्रेड कौन सी है, तो उस आधार पर जो है क्रीमी लेयर और जो है इस तरीके से डिसाइड की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आय के आधार पर ही डिसाइड कर दिया जाए। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा जो भी अपील दाखिल की गई थी उच्च न्यायालय के फैसलों के खिलाफ उन सभी अपीलों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया है।
तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।